काफ़ी शानदार जो है प्रश्न लेकर आ चुके हैं, हाजिर हैं। और अभी मैं कुछ लगभग देखा जाए तो 7-8 वीडियो पहले से, लगभग 7-8 वीडियो पहले आप जाएँगे तो जो इंटरेस्ट लोग पहले पढ़ने में दिखा रही थी, वो अब इंटरेस्ट पिछले 10 वीडियो से देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूँ कि ये अगर इंटरेस्ट आप में इसलिए घट रहा है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो क्यों मेहनत करूँ, क्यों समय बर्बाद करूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको जॉब नहीं होने वाला है, ठीक है ना? जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी क्यों मेहनत करूँ, अभी अब एग्ज़ाम नहीं होगा, अब चुनाव आ गया, ऐसे कुछ अगर सोच कर अगर पढ़ाई से आप दूर जा रहे हैं, तो एक बात और आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि आपको जॉब भी नहीं होगा, चाहे बुरा लगे आपको। लेकिन ये हकीकत बात है, जो मेहनत कंटिन्यू करते रहता है उसी को जॉब होता है, जो छोड़ देता है उसको मुश्किल हो जाता है, समझ लीजिए। तो आप रेगुलर आधे घंटे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। बाकी चलिए, हम कंटिन्यू 5006 के लिए वीडियो करा रहे हैं और यह वीडियो आप लोग को पता है कि वीडियो नंबर कैमा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? आप लोग जानते होंगे तो पता है, शरीर के सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई अगर कोई है तो वह सेल है, ठीक है? सेल मीन्स कोशिका। आगे है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान, ठीक है? आगे है, कोशिकाओं का वह समूह जिसका आकार और कार्य समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो सबको पता है कि सबसे छोटी यूनिट बॉडी का सेल होता है। और वे सेल, अब बहुत सारे करोड़ों सेल हमारे बॉडी में है, अरबों सेल है। तो जो सेल एक आकार का होता है, एक काम करने वाला होता है, वह एक जगह आपस में मिलकर ऊतक बनाता है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है? आगे जब बढ़ते हैं तो कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? कोशिकाओं का डाकघर किसे कहते हैं? डाकिया। तो गोल्गी एपार्टस होता है, यह संदेश वाहक का काम करता है, ठीक है? आगे है, इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग या कचरा संयंत्र, गार्बेज सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका के आत्महत्या की थैली या गार्बेज सिस्टम, क्योंकि यह जो भी बेकार पदार्थ होता है उसको नष्ट करता है, और साथ में जो भी कोशिका है, जो मृत कोशिका होता है, उसे सुसाइड भी करता है, भक्षण भी करता है। तो ये लाइसोसोम होता है, आत्महत्या की थैली, ठीक है? अब आप लोग को पता है कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, एनर्जी ग्री। आगे है, कोशिकाओं का प्रोटीन का कारखाना या इंजन, प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन किसे कहते हैं? तो सब लोग को पता है, राइबोसोम को कहते हैं। देखिए, लाइसोसोम के बारे में पूछेगा तो यह आत्महत्या का थैली है, ठीक है? सुसाइडल बैग है। अगर प्रोटीन का फैक्ट्री पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो राइबोसोम में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, सेल का। अगर सेल के एनर्जी गृह के बारे में पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके? आगे है, मानव में गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? जोड़ा पूछ रहा है। तो अगर गुणसूत्र जो XY के रूप में होता है पुरुषों में, और महिलाओं में XX होता है, ठीक है? तो अगर पुरुष का X और महिला का X मिल जाता है तो यह लड़की होता है। अगर पुरुष का Y महिला का X मिल जाता है तो वो हो जाता है आपका लड़का जन्म लेता है। इसीलिए महिला के ये जो XX गुणसूत्र होता है, बेसिकली यह एक ही गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण करता है, जबकि पुरुषों में XY दोनों गुणसूत्र जो है निर्धारण करता है, ठीक है? तो ये पेयर में 23 और सीधा संख्या में पूछेगा तो 46 होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आगे है, पूर्ण विकास से पहले कोशिकाओं के आकार में कमी को क्या कहते हैं? कहता है पूर्ण विकास, ठीक है? कंप्लीट डेवलपमेंट सेल का कंप्लीट डेवलपमेंट से पहले ही सेल का जो आकार होता है उसमें कमी होने को एट्रोफी कहते हैं। तो जहाँ भी एट्रोफी होगा तो समझ जाइएगा, हाइपरट्रोफी मतलब होता है बढ़ना, ठीक है? और एट्रोफी मतलब होता है घटना, कमी होना, ठीक है?
तो ये चीज़ें हैं। पूर्ण विकास के बाद कोशिकाओं के आकार में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, जैसे ही इतना बड़ा चीज़ है तो यह इतना बड़ा विकास करके इतना बड़ा बन गया तो ये हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर नॉर्मल इतना है और इससे भी छोटा इतना हो जाएगा तो यह हो जाएगा एट्रॉफी, और ये हाइपरट्रॉफी, और ये नॉर्मल है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? यानी कोशिकाओं के संख्या में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। जो सेल होता है, सेल के संख्या में वृद्धि होता है तो उसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, हाइपरप्लेसिया कहते हैं। आगे है, एक प्रकार की कोशिकाओं को दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं? मेटाप्लेसिया कहते हैं। मेटाप्लेसिया का मतलब होता है एक कोशिका दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में रिप्लेस कर जाता है तो उसे मेटाप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू है? एग्जाम में पूछ देगा कि मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वह कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे जुड़ जुड़ कर बनता है। रेशेदार संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? रेशेदार संयोजी ऊतक जिसमें फाइबर होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी को मांस से जोड़ता है, जो हड्डी को मांस से जोड़ता है, उससे ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे कंडरा कहते हैं। ठीक है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हड्डी को मांस से जोड़ता है उससे हम लोग टेंडन, कंडरा बोलते हैं। ओके, आगे है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, हड्डी से हड्डी को जोड़ने को लिंगामेंट, स्नायु बोलते हैं। हड्डी को मांस से जोड़ने को टेंडन बोलते हैं, अभी ऊपर में पढ़े हैं। लिंगामेंट, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, दोनों कन्फ्यूजन मत होइए, एग्जाम में पूछ देगा कि हड्डी को मांस से जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। और यह क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में ही हड्डी को हड्डी जोड़ने वाले को लिंगामेंट, स्नायु बोलते हैं। ओके, अब आगे है यहाँ पे, लिंगामेंट में चोट को क्या कहते हैं? तो जहाँ भी हड्डी को हड्डी जोड़ता है आपस में लिंगामेंट, तो लिंगामेंट डायरेक्ट आपके हड्डी में चोट नहीं लगकर अगर लिंगामेंट में चोट लगता है तो उसे मोच बोलते हैं कि भाई मोच हो गया है, जिसे स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है, टेंडन में चोट को क्या कहते हैं? टेंडन में चोट को खिंचाव बोलते हैं। टेंडन में चोट को खिंचाव बोलते हैं। टेंडन क्या होता है? कंडरा, जो मांस हड्डी आपस में जुड़ता है उसी को टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन में अगर चोट लगता है तो उसे खिंचाव बोलते हैं। लिंगामेंट में अगर चोट लगता है तो उसे मोच बोलते हैं। ठीक है, बातें को ध्यान दीजिएगा। सबसे नॉर्मल जो इंजरी होता है स्ट्रेन, खिंचाव होना। खिंचाव अगर गंभीर है तो वह स्प्रेन होता है, मोच होता है। और मोच के बाद गंभीर होता है तो वहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है, मांसपेशियों के प्रकार जो स्वैच्छिक नियंत्रण एवं संरचना में धारीदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वॉलंटरी कंट्रोल एंड स्ट्रेट इन स्ट्रक्चर। यानी वे मांसपेशी जो ऐच्छिक भी, जो स्वैच्छिक भी होते हैं, अपने स्वेच्छा से चलते हैं, इच्छा से चलते हैं, और जिनकी संरचना धारीदार होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्केलेटन मसल्स, जिसे हम लोग कंकालीय पेशी बोलते हैं। कंकाली पेशी ऐच्छिक होता है, इच्छा से चलता है, और उसमें स्ट्रेटेड पाया जाता है, यानी उसमें धारीदार संरचना पाई जाती है, उसे स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे है, वैसे मांसपेशी जो अनैच्छिक नियंत्रण होते हैं, जिस पर आपका इच्छा नहीं होता है, आपकी इच्छा पर कंट्रोल वो नहीं होता है, जिसमें अनस्ट्रेटेड, जिसमें अधारीदार संरचना पाई जाती है, तो वह स्मूथ मसल्स होता है। और स्मूथ मसल्स जो होता है, जैसे पेट के अंदरूनी सतह हो गया, जहाँ जहाँ पे चिकनी होता है, वो सब चिकनी सतह जो है आपका अनस्ट्रेटेड होता है, और जो है वो होता है आपका स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो आंत के अंदरूनी लेयर हो गया, पेट के अंदरूनी लेयर हो गया।
ठीक है ना। यहाँ तक कि आपके जो चिक है, चिक के अंदर से भी जो एकदम चिकनी मसल्स है वो भी आपका यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मांसपेशियों के प्रकार जो अनैच्छिक नियंत्रण एवं संरचना में धारीदार को क्या कहते हैं। तो देखिए, हृदय में अनैच्छिक जो आपके इच्छा से नहीं चलता है, लेकिन उसमें धारीदार संरचना होता है, स्ट्रेटेड होता है। क्वेश्चन यहीं पे लोग फंसते हैं, एग्जाम में पूछता है वह कौन सी मांसपेशी है जो संरचना में तो स्ट्रेटेड होता है, जिसमें धारीदार पाया जाता है, लेकिन वह आपके कंट्रोल से नहीं चलता है, वह आपके इच्छा से नहीं चलता है। तो देखिए, जो इच्छा से चलेगा, चाहे वो आपका अगर जो ऐच्छिक होगा, जो इच्छा से चलेगा, और अगर उसमें स्ट्रेटेड भी होगा, वह रेखित पेशी भी होगा, तो यानी धारीदार पेशी होगा, तो उसमें जो है क्या होगा, आपका स्केलेटन मसल्स होगा, कंकालीय पेशी होगा, ठीक है। जिसमें ना तो वह जो है, ना तो आपके इच्छा पर है और न ही उसमें धारीदार है, यानी ना वह आपके इनवॉलेंट्री, सीधा कहिए इनवॉलेंट्री है वो, ठीक है, और वह अनस्ट्रेटेड है, मतलब आरेखित है। तो अनैच्छिक और आरेखित दोनों में आपका नहीं वहाँ पे आपका रेखित पेशी है और नहीं वहाँ पे इच्छा का काम है। तो दोनों में अगर नहीं की बात होगी तो वह स्मूथ मसल्स हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि कंट्रोल तो आपकी इच्छा से नहीं होगा, लेकिन उसमें स्ट्रेटेड रेखित पेशी होगा, तो वह होता है आपका कार्डियक मसल्स, हृदय के मांसपेशी। अब हृदय के मांसपेशी आपके कंट्रोल से नहीं वो चलता है, लेकिन उसमें रेखित पेशी होता है, इसीलिए तो हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ भी हो जाता है हार्ट में। अगर हमारे कंट्रोल से चलता तो हार्ट अटैक को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन वो तो हमारे कंट्रोल से चल नहीं रहा है। सेम बात समझिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि हृदय कैसा पेशी है, तो सबसे पहले हृदय आपका एक कौन सा पेशी है, रेखित पेशी है, धारीदार पेशी है, ठीक है, उसमें स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर होता है लेकिन वह अनकंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री होता है। बात समझ गए। चलिए, समझना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़िए। आगे है तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। देखिए, जिस प्रकार से बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सबसे छोटा सेल है, उसी प्रकार से हमारे तंत्रिका तंत्र, जहाँ पे तंत्रिका नर्वस सिस्टम की बात होगी, वहाँ पे अगर सेल का बात होगा तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन एक प्रकार के तंत्रिकीय कोशिका है जो हमारे तंत्रिका तंत्र में जैसे ब्रेन और स्पाइनल में पाया जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन, यह एक प्रकार का सेल होता है, नर्व सेल, ठीक है, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन है, लड़कों में यौन संबंधी परिवर्तनों का पहला संकेत क्या है। अगर लड़का में, अगर आपको पता करना हो लड़का में कि सबसे पहला परिवर्तन जो दिखता है एक लड़का में, यौन परिवर्तन, वह कौन सा परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन होता है इनराजमेंट ऑफ टेस्टिज, वृषण का बढ़ना। जो टेस्टिज होता है, जिसे हम लोग अंडकोश बोलते हैं, जहाँ पे आपका टेस्टिज होता है, इसके साइज में वृद्धि होता है, ठीक है, इनराजमेंट ऑफ टेस्टिज। आगे है लड़की में। अब यही चीज़ें अगर पूछे कि लड़की में सबसे पहला यौन संकेत कौन सा दिखता है, तो वो होता है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है ना, ब्रेस्ट स्तन में वृद्धि होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव को क्या कहते हैं। तो बच्चों में अगर जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, अगर यह कम स्रावित हो तो उससे क्या होगा, बौनापन होगा, ड्वार्फिज्म होगा। बात समझिएगा। आगे है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव को क्या कहते हैं। तो वयस्कों में अत्यधिक अगर वृद्धि हार्मोन स्रावित हो रहा है तो उसे एक्रोमेगली कहते हैं, जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्यधिक, समान से अधिक जो है उसका लंबाई हो जाता है। ओके।
आगे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यह एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी होगा तो एडिशन्स रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एडिशन्स रोग होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के अधिकता से कौन सा रोग होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, पढ़ा चुके हैं। ठीक है। आगे है एंटी डाययूरेटिक, जिसे एडीएच हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जैसे ही कमी होती है तो आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। समझ गए? यह एक बीमारी है। आगे है एडीएच की कमी का कारण क्या है? तो एडीएच का जो कमी होता है जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो एडीएच में कमी होने का कारण पोटेशियम होता है, पोटेशियम का स्तर। ठीक है। कौन सी इमरजेंसी या एक्यूट हार्मोन? इमरजेंसी या एक्यूट हार्मोन कौन सा है? यानी इमरजेंसी और एक्यूट हार्मोन, जिसे लरो और उरो हार्मोन बोलते हैं, वो होता है एडीआर, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ऐसा हार्मोन है जो अचानक से जो है आपको क्या करता है? फाइट हार्मोन, इसी को बोलते हैं लरो, फ्लाई एंड फाइट हार्मोन, लरो उरो हार्मोन। ठीक है। इसीलिए इसे इमरजेंसी या एक्यूट कहते हैं, क्योंकि यह अचानक जो है क्या करता है? बॉडी के लिए काम करना शुरू कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। अब आप कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो जो दोनों किडनी होता है, ध्यान से देखिएगा, जो दोनों किडनी होता है इसके ऊपर में एक पीला सा छोटा सा बना होता है स्ट्रक्चर, और यही पीला सा छोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कॉर्टिसोल को स्रावित करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक जन्मजात दोष होता है, जहाँ पे आपका पीठ के साइड से कुबर टाइप से निकल जाता है, नीचे से लेकर ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, यह सबसे आम स्थान कौन सा होता है? तो सबसे कॉमन साइट होता है इस दोष का होने का लंबोसैक्रल रीजन। लंबोसैक्रल रीजन यानी लंबर और सैक्रल के क्षेत्र में आपका यह ट्यूब जो है दोष देखने को मिलता है, पीठ वाले एरिए में। एडीएच हार्मोन की क्रिया का प्रभाव क्या है? तो एडीएच हार्मोन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, यह क्या करता है? यूरिन आउटपुट के घटा देता है, डिक्रीज कर देता है, मूत्र उत्पादन में कमी कर देता है, क्योंकि इसका नाम ही है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक मतलब मूत्र की मात्रा को बढ़ाना, लेकिन अगर एंटी लगा देगा तो वह मूत्र की मात्रा को घटा देगा। तो एडीएच हार्मोन का काम ही है यूरिन आउटपुट में कमी करना। आगे है यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्राव किससे होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कम स्राव से क्या होता है? तो इससे होता है माइक्सेडमा कोमा। यानी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जो है अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो व्यक्ति मिक्सोडमा, ठीक है ना, माइक्सोडमा कोमा में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को क्या कहते हैं? तो बच्चों में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर यह चीज़ें वयस्कों में होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, तो जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड रोग हो गया है। और अगर वह बहुत ज़्यादा अगर कम जाता है तो उससे आदमी कोमा में चला जाता है, जो अभी माइक्सोडमा कोमा ऊपर बताए हैं। ठीक है। आँखों का एक्सोपैथलमस ऑफ आई किस बीमारी का संकेत है? आँखों का एक्सोफ्लैथमस किस बीमारी का संकेत है? तो यह ग्रेव्स रोग होता है उससे संबंधित है। पैराथायराइड हार्मोन का स्राव किस स्थिति में प्रेरित होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है, और अगर पैराथायराइड हार्मोन का स्राव अगर बढ़ाना है तो यह तभी बढ़ता है जब आपके बॉडी में कैल्शियमिया की यानी कैल्शियम की कमी होती है। जब महसूस होता है बॉडी में कैल्शियम की कमी, तो आपका पैराथायराइड जो हार्मोन होता है
यह जो है एक्टिव होता है, किस लिए? आपको ये हार्मोन स्रावित के लिए, ठीक है ना। आगे है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, याद रखिएगा। इंसुलिन का सबसे अधिक अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो आप सबको पता है इंसुलिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो वह एब्डोमिनल पेट में होता है, इसीलिए देखते होइएगा बीच में नाभि है और इसके चारों साइड से जो है यह जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि के पिछला भाग द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दो हार्मोन स्रावित होता है। देखिए प्यूटरी ग्लैंड के आगे वाला भाग से तो बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन पिछला भाग से कहेगा पोस्टेरियर साइड से, तो पोस्टेरियर साइड से दो हार्मोन, एक वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन को ही एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं और एक ऑक्सीटोसिन होता है। यही दो हार्मोन हैं जो प्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से से रिलीज होता है। आगे है, बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में अगर वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा अगर मतलब ये कहा जाए स्रावित होता है तो उससे जो है महाकायता यानी जिजान्टिज्म, ठीक है ना, जिजान्टिज्म होता है, जिसमें बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा बड़ा दिखाई देता है। आगे है, एसीटीएच हार्मोन के अत्यधिक उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो अगर एसीटीएच हार्मोन अत्यधिक उत्पादन होता है तो उससे हम लोग कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। आगे है, एडीएच हार्मोन की कमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया एडीएच हार्मोन में कमी होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। प्राथमिक तनाव हार्मोन प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? तो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किससे रिलीज होता है? अभी मैंने बताया एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। आगे है, कौन सा हार्मोन तनाव जो है, देख लीजिए, कौन सा हार्मोन जो है तनाव, लड़ाई और उड़ान, फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए कौन सा हार्मोन तनाव, लड़ाई, उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो एड्रीनेलाइन, ठीक है ना, एड्रेनलिन जो आपका ग्लैंड होता है यह जो है फाइट एंड फ्लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। आगे है, सोडियम का निम्न स्तर कितना होता है? तो जब बॉडी में 135, देखिए ऐसे इसका 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है, लेकिन जब 135 से भी कम हो जाता है तो कमना को हाइपो और सोडियम मतलब Na मतलब नाइट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। कब? जब 135 से कम होता है तब। पोटेशियम का निम्न स्तर कितना होता है? तो जब 3.5 MEQ पर लीटर से कम हो जाता है तो हाइपो, कम, और कैलमिया, पोटेशियम को के से सूचित करते हैं तो हाइपोकैलमिया। नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 होता है, यह आपका पोटेशियम का स्तर होता है। आगे है, कैल्शियम का निम्न स्तर। कैल्शियम का निम्न स्तर जो हम लोग मानते हैं 8.3 से लेकर 11 तक नॉर्मल रेंज मानते हैं। अगर 8.3 mg प्रति DL से अगर कम होता है तो कम को हाइपो और कैल्शियम को कैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया को सूचित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सोडियम के उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, जो 145 से ऊपर होता है। पोटेशियम का उच्च स्तर जो 5 MEQ पर लीटर से अधिक होता है, तो मान गए 3.5 तो नॉर्मल है, यहाँ से लेकर 5 तक MEQ पर लीटर। 5 से अधिक होता है तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम मैंने बताया 8.5 से 11 होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक, तो इसे हाइपरकैलेसेमिया कहा जाता है। आगे है, समान फास्टिंग रक्तस्राव, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है? यानी जो फास्टिंग FBS होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है अगर फास्टिंग में ब्लड चेक कराते हैं तो यह होता है 70 से लेकर 110 mg मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो अगर किसी का फास्टिंग अगर चेक करते हैं ब्लड शुगर और उसका 70 से 110 के बीच आ रहा है
मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है। ओके, अगर यहाँ पे एफबीएस का स्तर कितने से अधिक होने पर कन्फर्म डायबिटीज होता है। तो अगर कोई फास्टिंग में ब्लड शुगर चेक करवाया और उसका ब्लड शुगर अगर 125 से अधिक आ गया तो समझ जाइएगा कि उसमें कन्फर्म डायबिटीज है। ठीक है, HbA1c स्तर कितने से अधिक होने पर कन्फर्म डायबिटीज होता है, यह रेशियो होता है। तो यह परसेंटेज में 6.5% से अगर अधिक होता है लैब में जांच में HbA1c का स्तर, तो फिर जो है ये कन्फर्म डायबिटीज का माना जाता है। आगे है इंसुलिन हार्मोन किस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, बीटा कोशिकाओं द्वारा, जिसे आइसोलेट ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं, इसके द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, आगे है ग्लूकागोन हार्मोन किस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ग्लूकागोन अल्फा और आइसोलेट कहेगा इंसुलिन, तो वह जो है बीटा से। ठीक है, और ग्लूकागोन दोनों पैंक्रियाज से ही होता है, लेकिन कोशिका के मामले में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दो हार्मोन एडीएच और, अभी मैंने ऊपर बताया, एडीएच और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन जो पीछे से रिलीज होता है, बाकी किसी का नाम दे देगा, वो सब आगे से रिलीज होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL। ठीक है, तो ये सब जो है आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का विकार है जिसमें रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर होता है, उसे क्या कहते हैं। कहता है कि जब हमारे बॉडी में शुगर नहीं पचता है तो वह कार्बोहाइड्रेट में का जो पचना है सही से नहीं होता है, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर मतलब मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, सबको पता है। आगे है, यहाँ पे आप सभी के बीच में है, देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए किस कोशिका अंग में स्थित होते हैं। तो डीएनए जिस कोशिका के अंग में स्थित होते हैं उस कोशिका अंग का नाम है नाभिक। एक कोशिका है, बीच में नाभिक होता है और इसमें ही आपका डीएनए मौजूद होता है। ओके, यही पहचान करता है, मैच करता है बाप बेटा ये सब का। ठीक है ना। त्वचा का सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है। स्तर पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेयर नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाहरी स्तर पूछ रहा है। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा है जरूर बताएं। धन्यवाद।